हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 23 चैप्टर, जिसका की नाम क्या है, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्या जाना था, विभिन्न प्रकार की बजटीय घाटे के बारे में हमने अध्ययन किया था, जो कि बजट का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हमने बताया था कि किस किस तरीके के जो घाटे होते हैं जो कि भारत सरकार को वहन करने होते हैं, जिसमें हमने देखा था वित्तीय घाटे के बारे में, हमने अध्ययन किया था प्राथमिक घाटे के बारे में, राजस्व घाटे के बारे में और राजकोषीय घाटे के बारे में। तो आपने ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर ली ना, अच्छे से इनको याद भी रखना है, इनके जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के लिए हम क्या देखते हैं, जो हमारा जो बजटीय घाटा हमने देखा है, तो भारत में जो हमारे बजट है उसकी क्या नवीन प्रवृत्तियां हैं और किस तरीके से बजट को जो पेश करने की प्रथा है वो चेंजेस होती चली जा रही है, उसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो शुरू करें हम, भारत में बजट की प्रवृत्तियां और आर्थिक नीति के रूप में बजट किस प्रकार से काम में आता है। तो भारत में जो बजट की नवीन प्रवृत्तियों में यदि हम देखें तो हमने पढ़ा था कि जो व्यय है, राजस्व व्यय हो या पूंजीगत व्यय है, उसको सरकार ने योजनागत और गैर योजनागत व्यय के रूप में बांटा था। तो जो हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली है, उसने इस प्रथा को समाप्त कर दिया और अब ये जो बजट है वो केवल राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को ही शो करेगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, कौन से वर्ष से शुरू किया, ये 16-17 से, आपको वर्ष जरूर याद रख लेना है कि केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजकोषीय प्रशासन की व्यवस्था में सुधार के लिए, किसके लिए, राजकोषीय जो प्रशासन है उसकी व्यवस्था में क्या हो, सुधार हो, उसके लिए सरकार के व्यय को जो योजनागत और गैर योजनागत व्यय है उसमें वर्गीकृत करने की प्रथा को क्या कर दिया है, समाप्त करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी 2016-17 में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जो व्यय है जिसको हम योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते थे वो प्रथा अब समाप्त हो चुकी है। अब 2017-18 से बजट केवल किस में वर्गीकृत होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। यहाँ पर कोई योजनागत और कोई गैर योजनागत व्यय नहीं शामिल होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसके बाद है 2016-17 के बजट में डिजिटल साक्षरता स्कीम, काले धन की घोषणा हेतु स्कीम, मेक इन इंडिया सहित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। अब बजट में क्या नए प्रावधान किए गए, तो उसमें हम देख रहे हैं कि 16-17 का जो बजट है उसमें डिजिटल साक्षरता स्कीम, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो डिजिटल साक्षर हो हमारा देश। इसके अलावा काले धन की घोषणा हेतु स्कीम है, मेक इन इंडिया सहित एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ये सारे कार्यक्रम की शुरुआत 2016-17 के बजट में इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, सितंबर 2016 की घोषणा, ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो रेल बजट है वो आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता था। आम बजट अलग प्रस्तुत होता था, रेल बजट अलग प्रस्तुत किया होता था। लेकिन सितंबर 2016 में ये घोषणा कर दी गई कि दोनों बजट एक साथ ही पेश किए जाएंगे, रेल बजट को एक अलग मद की तरह दिखाया जाएगा आम बजट में। ठीक है, तो सितंबर 2016 की घोषणा अनुसार रेल बजट को भी अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बल्कि देश के आम बजट में एक मद के रूप में दर्शाया जाएगा। याद रखना, कब से, सितंबर 2016 से रेल बजट भी आम मद के रूप में आम बजट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब रेल बजट अलग से प्रस्तुत नहीं होगा, ऐसी घोषणा हुई थी। केंद्र व राज्य सरकारों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 7 मई 2003 को, ध्यान रखने योग्य बात है कि 7 मई 2003 को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसका दूसरा नाम है FRBA एक्ट, पारित किया, जिसमें बजट घाटे को शून्य रखने का प्रावधान किया गया। हमने बजटीय घाटा पढ़ा था तो हम बार बार यही कह रहे थे कि बजट घाटा देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं है। इसीलिए 7 मई 2003 को जो भारतीय संसद है उसने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से ये कौन सा अधिनियम, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट अधिनियम, बजट प्रबंधन अधिनियम FRBA एक्ट पारित किया, जिसमें बजट घाटे को क्या बताया उन्होंने, शून्य करने का प्रावधान करने की बात की। ठीक है, याद रहेगा FRBA एक्ट। इसके बाद है केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजस्व बंटवारे का मानक तय करने हेतु देश में वित्त आयोग केंद्र सरकार को सुझाव देता है। बच्चों, क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों में राजस्व का बंटवारा होता है, जैसे कि आय, करों से प्राप्त आय होती है, गैर करों से प्राप्त आय होती है, वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों में बढ़ती है। तो उसके लिए वित्त आयोग गठित किया जाता है हर 5 वर्षों में। तो ये जो वित्त आयोग है वो इन क्या करता है, समय समय पर अपने सुझाव देता रहता है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजस्व बंटवारे का मानक
कि क्या मानक रहेगा, कितना केंद्र को जाएगा, कितना राज्य को जाएगा, तय करने के लिए देश में वित्त आयोग किसको सुझाव देता है, केंद्र सरकार को सुझाव देता है। और ये वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 14वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है वाई रेड्डी, जिसकी अवधि है 2015 से 2020। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जो 13वां वित्त आयोग है उसका उद्देश्य वही, राजस्व घाटे को क्या करना, शून्य। अब राजस्व घाटा जब नाम आ गया तो आपको याद होना चाहिए कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो तो होती हैं कम और राजस्व व्यय होता है अधिक, तो उसे ही हम कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, तो इसका प्रावधान क्या था 13वें का, कि राजस्व घाटे को क्या कर देना, शून्य लेके आना। 14वां वित्त आयोग जो कि जनवरी 2013 में गठित हुआ था 2015 और 20 के लिए, उसके अध्यक्ष कौन है, वाई रेड्डी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीके का प्रश्न भी बनता है कि अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 14वां वित्त आयोग। कितने वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है, हर 5 वर्ष में। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाई रेड्डी, और इसकी अवधि क्या है, 2015 से 20। तो याद रहेगा ना कि 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 2015 से 20 तक क्या होगी, क्रियान्वित होगी। प्रतिवर्ष बजट संसद द्वारा पास कराने की व्यवस्था करने से सरकारी व्यय के लिए संसद की अनुमति की अनिवार्यता का प्रावधान संसद के नियंत्रण को सर्वोच्चता प्रदान करता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बजट है वो किसके सामने पेश किया जाता है, संसद के सामने, और संसद ही उस पर क्या करता है, अपनी अनुमति देता है। तो इससे संसद की सर्वोच्चता सिद्ध होती है, संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे के लिए यदि हम देखें तो वो है आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में बजट किस तरीके से उपयोगी है। हमने बजट के बारे में सारी चीज़ें जान ली कि बजट किसे कहते हैं, बजट का उद्देश्य क्या है, बजट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से घाटे होते हैं, वर्तमान परिवेश में कौन कौन से बजट है। अब आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में बजट किस तरह से उपयोगी है वो भी हम देख लेते हैं कि भविष्य के लिए अनुमानों व योजनाओं का जो निर्माण है वो हम किसके द्वारा लगा सकते हैं, बजट के द्वारा। हमें भविष्य में अर्थात आने वाले वित्तीय वर्ष में कौन कौन सी योजनाएं बनानी है, कौन कौन सी स्कीम्स लानी है, जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा सरकार को किस तरीके से जनताओं को आगे बढ़ाना है। तो ये सारे योजनाओं का निर्माण है, उनकी क्रियान्विति केवल बजट के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि बजट में ही क्या होती है, आने वाले वर्ष के लिए सारी योजनाओं का समावेश किया जाता है। ठीक है, तो भविष्य के लिए अनुमानों और योजनाओं का निर्माण किसमें किया जाता है, बजट में किया जाता है, इसीलिए एक अच्छा उपकरण है। अगला है भूतकाल के अनुभव पर आधारित। हमने बजट के प्रकार जब वर्तमान परिवेश में देखे थे तो हमने देखा था ना कि जो भूतकाल में हमने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, निष्पादन बजट में हमने बात की थी ना, उन उपलब्धियों को आधार बनाकर ही हम क्या करते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि भूतकाल में हमने क्या अनुभव लिया था, कितने रुपए खर्च किए थे, जिससे हमें कितना आउटकम मिला था, बात की थी ना। तो भूतकाल के अनुभव पर को यदि हम शामिल करते जाएं तभी हम उसको भविष्य काल में लागू कर सकते हैं। यदि हमने देखा कि हमने इतना पैसा खर्च किया लेकिन हमें उस हिसाब से कुछ नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, उस मद पे अपना पैसा कम कर देंगे। तो भूतकाल के अनुभव पर आधारित बजट बनाने से क्या होता है, हमें आगे के लिए भविष्य की राह हमारे लिए प्रशस्त होती है। तो बजट क्या होता है, भूतकाल के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ये हो, मुद्रास्फीति ना हो, अवस्फीति भी ना हो, हमारे देश में कीमत स्तर नियंत्रित हो, उत्पादन की संरचना किस प्रकार की हो, किस प्रकार से उत्पादन बढ़े। तो हमारे जो इच्छित लक्ष्य होते हैं उसकी प्राप्ति हम किसके द्वारा कर सकते हैं, बजट के माध्यम से, क्योंकि बजट में ही हम सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, किस तरह से हमें प्राप्तियां रखनी है, किस तरीके से हमें व्यय करने हैं, ताकि कि हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है, बजट के माध्यम से ही संभव है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। आगे है आर्थिक विकास का अभिन्न अंग। जैसे आर्थिक विकास के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो आर्थिक विकास का एक बजट भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बजट के द्वारा एक आर्थिक विकास लक्षित होता है। इसके द्वारा सरकार की नीति का भी पता चलता है कि सरकार आने वाले सालों में क्या करना चाहती है। तो आर्थिक विकास का क्या है, ये अभिन्न अंग है, सरकार की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण एवं आवश्यक उपकरण है। कि सरकार की जो भी आर्थिक नीति अगले साल के लिए होगी, सरकार की क्या वित्तीय नीति होगी, सरकार किस तरीके से अपनी राजकोषीय नीति, करों को बढ़ाना चाहती है, व्ययों को घटाना चाहती है, या क्या करना चाहती है, उसका एक महत्वपूर्ण उपकरण क्या है, बजट। क्योंकि बजट के माध्यम से आपने लोगों को देखा होगा कि बहुत वेट करते रहते हैं कि कब बजट आएगा, हम देखेंगे बजट के माध्यम से क्या किया गया है, किस स्कीम पे सरकार ने कितना खर्चा किया, सरकार बेरोजगारों के लिए क्या कर रही है, देखते नहीं देखते सरकार जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रही है, सरकार के द्वारा कौन से कर अधिक लगाए गए हैं, किस करों पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। तो ये बजट है वो सरकार की एक आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा कि आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में किस तरीके से बजट महत्वपूर्ण है। ये न केवल भूतकाल के अनुभव पर आधारित है बल्कि भविष्य की योजनाओं के लिए भी बहुत अधिक लाभान्वित करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में बजट की कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियां हैं, किस तरीके से रेल बजट और आम बजट को सम्मिलित कर दिया गया, किस तरीके से योजनागत और गैर योजनागत व्ययों को कम हटा दिया गया, केवल राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को किया गया। हमने वित्त आयोग के बारे में चर्चा की और इसके बाद हमने देखा कि आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में बजट किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और खुशखबरी ये है कि इसी के साथ आपका लेसन यहाँ समाप्त होता है। अब आगे के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, हमेशा से वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तब तक आपको सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। मैं बार बार रिवाइज इसीलिए करती हूँ ताकि कि आपके दिमाग में अच्छे से इम्प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।